नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया और इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले विधानसभा में कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आखिरी मानसून सत्र होने वाला है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस जनता को राहत और अपने घोषणा पत्र से बचे हुए वादों पर घोषणा कर सकती है। इसके संकेत छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दरअसल 18 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके पहले 6 जुलाई को सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आने वाले गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के महा इवेंट और कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बूथों की स्थिति संतोषजनक है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और जहां कहीं भी कमी देखी गई है उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मन की बात रोज सुनते हैं। जो लोग 4 साल तक नहीं दिखे वे इन 6 महीनों में दिखेंगे। अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे सिंहदेव ने कहा कि यूजीसी राज्य के चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, न ही सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, 370 और राम मंदिर मुद्दा है। बीजेपी का यूसीसी के नाम पर नया शगुफा है ताकि लोगों को विभाजित कर वोट ले सके। कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन इस देश में जो कुछ आपको इस प्रकार का कानून लाना है तो सबको साथ लेके सबके विचार करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सिख समाज के अलग कुछ नियम कानून परंपराएं हो सकती हैं, ईसाई समाज की अलग हो सकती हैं, आदिवासी समाज की अलग हो सकती हैं, और हैं मुस्लिम समाज के नाम पे ध्रुवीकरण करने का एक और यूसीसी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है कि फिर से वोट बंटवा लो, हिंदू मुस्लिम की बात करो कि देखो वो राजी नहीं हो रहे, ये फोकस लाओ हिंदू मुस्लिम और फिर कोशिश करो कि हम चुनाव जीत सके। पर मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद कि हर ऐसे प्रयास के बाद अब जागरूक मतदाता दूसरी बातों को ध्यान में रख के अपना मत देगा। इन भावनात्मक बातों में वो नहीं आएगा। वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हुए, वहाँ केरल लेटर्स भी आए, वहाँ हिजाब की भी बात हुई, मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने की भी बात हुई। एक व्यापक पोलराइजेशन का प्रयास कर्नाटक में किया गया था। अंततः मतदाताओं ने एक स्पष्ट मत दिया। और यहाँ भी मुझे लगता है कि यूसीसी एक तो राज्य के चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। लोकसभा के चुनाव आते तक भी लोग समझ जाएंगे कि बाकी बातें ख़त्म होने के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अब पुलवामा नहीं है, अब 370 नहीं है, अब राम मंदिर नहीं है, अब क्या? तो एक नया शगुफा यूसीसी के नाम पे लोगों को विभाजित करके भावनात्मक रूप से। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसे लेकर तैयारियां अब शुरू हो गई है। प्रदेश भर में लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है। उधर एनबी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू ने कहा कि पीएम मोदी की सभा में सिर्फ रायपुर नहीं, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा से भी लोग आएंगे। करीब 1.5 लाख लोगों के आने की तैयारियां की जा रही है। 1 महीने से जो प्रदेश में संपर्क अभियान के कार्यक्रम हुए उसमें सफलता के बाद प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा तो उत्साह बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और बड़ी आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। सीधे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही है और लगातार वाटरप्रूफ यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है। करीबन 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के यहाँ पर पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू जी, उनसे बातचीत करेंगे। साहू जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में बहुत समय बाद दौरा है, किस तरीके से दौरा रहने वाला? इसकी उम्मीद है मोदी और छत्तीसगढ़ की उम्मीद भी है मोदी, क्योंकि देश का एक एक
नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हों, मोदी जी की कार्यप्रणाली को चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं। और बहुत दिन से इच्छा थी सभी छत्तीसगढ़ वासियों की कि मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए। वो समय, वो घड़ी नज़दीक आ चुकी है। उसकी तैयारियाँ भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार यहाँ पर भी हम सभी भाजपाई आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी तैयारियों को लेकर, एक एक चीज़ का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि मोदी जी आएंगे, एक नई उम्मीद, एक नई सौगात छत्तीसगढ़ को देंगे, एक नया ऊर्जा छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर भरेंगे, एक नया जोश, उमंग, तरंग डालेंगे, ताकि आने वाले समय में 6 महीने बाद जो चुनाव है वहाँ पर हम सभी भाजपाई मिलकर कमल का फूल छत्तीसगढ़ में खिला, फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विकास वाली सरकार बने। मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के लगातार 1 महीने तक आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, कितना प्रतिसाद मिला? और ये जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना, क्या लगता है आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, निसंदेह मिलेगा, क्योंकि जब हम जनसंपर्क करने के लिए हर एक क्षेत्र में घर घर तक जा रहे हैं, पॉम्पलेट लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर वो घर वाले विश्लेषण भी कर रहे हैं कि वर्तमान में 4 साल की सरकार छत्तीसगढ़ ने क्या किया और 15 साल की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। और मोदी जी आज जो छत्तीसगढ़ को जो सौगात दे रहे हैं, जो कार्य छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हैं, वो एक एक परिवार देख रहा है, तो उससे एक बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि आम जनता चाहती भी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे घर तक पहुँचे और एक एक कार्यकर्ता घर तक पहुंच रहा है। इसका प्रतिफल हमको आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि उस जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को पुनः जागृत। किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से पंडाल वहाँ पर वाटर प्रूफ है, 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, बीजेपी किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, लगातार प्रदेश से लेकर मंडलों तक की बैठकें चल रही है। मंडल में हम ये सूची भी तैयार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता वो तो आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावा हम ये भी प्रयास कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एक संबंध रखता है, उसको भी इस सभा में लाने की हमारी तैयारी है। और ये सभा बहुत अच्छी तरह से सफल होगा और मोदी जी के विचार छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाएगा। ठीक है, तो ये सभा ऐतिहासिक सभा होगा, साफ तौर पर कहना है। सीधे हम आपको तस्वीर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो टीम है, जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और SPG की टीम ने भी यहाँ पर पहुँच करके जायजा लिया व्यवस्थाओं को लेकर के। और अभी एडवांस लाइजनिंग जो कमेटी है उसकी यहाँ पर बैठक चल रही है और बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल रहेगा, उस हिसाब से किस तरीके से उन को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। दीपेश पटेल, टीके शर्मा, के रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को पीएम मोदी रैली करेंगे, लेकिन पीएम मोदी की रैली से पहले ही पुलिस प्रशासन, SPG और बीजेपी के नेता रैली स्थल पर पहुंचे और तैयारियों के साथ ही सुरक्षा का भी जायजा ले रहे हैं। बैठक है, किस तरह का ये बैठक? ये SL की बैठक है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की होती है, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, SPG के लोग, सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी हमारी भाजपा के लोग, सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार से ब्लू बुक के हिसाब से पूरी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होती है। सिक्योरिटी के हिसाब से क्या क्या किया जाएगा उसी के संबंध में ये बैठक है। उस बैठक में हम सम्मिलित हो रहे हैं और सारी तैयारियाँ जोरों से चल। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी से एक के बाद एक 6 घोटालों पर सवाल पूछे। प्रधानमंत्री जी के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ आए। 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन सब ने छत्तीसगढ़ में अनेक भ्रम फैलाने वाली बात की। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में भ्रष्टाचार पे रोक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालांकि हकीकत में जब अडानी के भ्रष्टाचार की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भ्रष्टाचार की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के दल की छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह जी उस सरकार के मुख्यमंत्री थे। रमन राज के समय इस प्रदेश में अनेक घोटाले हुए, जिनके संबंध में
जिन घोटालों की ईडी से जांच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ईडी के डायरेक्टर को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। ईडी ने भी संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि रमन सिंह जी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमओ में भी शिकायत हुई थी, लेकिन उसमें भी उस प्रकार की यथोचित कार्रवाई जो होनी चाहिए नहीं हुई। मित्रों, जब विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की बात होती है तो बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस कारण के केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए पहुंच जाती हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में घोटालों की एक लंबी सूची है। हम 34 घोटालों की सूची अभी आप सबको देंगे। इसके अलावा इस सूची को हम मेल में भी आपके पास उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज हम प्रमुखतः 6 घोटाले की बात करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन 6 घोटाले जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था, सब में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। इन घोटालों की आप ईडी और आईटी से जांच कब करवाएंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने मांग किया। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि इन घोटालों की जांच हो। मित्रों, इन घोटालों के बारे में मैं बारी बारी से आपके समक्ष रखूंगा। हालांकि पब्लिक डोमेन में सारे घोटाले हैं। पहला घोटाला है गरीबों के राशन का महाघोटाला, 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाला। आखिर इसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं प्रधानमंत्री जी? यदि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जुमले देने वाले प्रधानमंत्री जी अपने ही दल के सरकार के मुखिया के द्वारा 36,000 करोड़ रुपए का गरीबों के चावल में डाका डाला गया था, जिसके बारे में तमाम तरीके की जांच की बातें हुई। उसके बावजूद भी इस मामले की ईडी से जांच क्यों नहीं करवाते हैं? आखिर इसमें भी तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। और यही नहीं, इस मामले की जांच के लिए जब राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में जाके एसआईटी के खिलाफ स्टे लेके आए थे। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपकी आईटी नान घोटाले की जांच के लिए क्यों मौन है? आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की धरा में आने के पहले छत्तीसगढ़ की जनता आपसे जानना चाहती है कि नान घोटाले की ईडी से जांच कब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस सारे रुके हुए फंड मांग रही है। कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। देखिए, चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्य की योजना कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल को। सर, अमित शाह जी कभी बैठक लेने वाले हैं, पता चला आप लोग? एक रूटीन हमारा प्रोग्राम है, मैं भी आया हूँ, बैठ के लेना आया हूँ। ये संगठनात्मक, अमित जी गृह मंत्री एक जगह है, लेकिन वो पार्टी के नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए हर छोटे विषय पे चर्चा करने के लिए बड़े से लगाकर छोटा कार्यकर्ता, नेता यहाँ उपस्थित रहे। अब हर महीने आएंगे, इस तरह की बात भी सामने मारी है। वो तो आप इंतजार करिए कितने आते हैं, क्या नहीं, काउंट करते रहिए। आए नहीं है, प्रधानमंत्री अभी आए नहीं, और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सब कह रहे हैं कि इन सवालों का जवाब दीजिए, तो ये फंड दे दीजिए, तो ये रुका है, ये दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में हर दल को या हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री आए तो उनकी अपेक्षा जगरी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। छत्तीसगढ़ में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर राजनांदगांव में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में आज कर्मचारियों ने अनियमितीकरण को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने हल्ला बोला और प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर हवन पूजन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया।
बता दें कि 3 जुलाई से प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ठीक है, धरना स्थल पर आज आप लोग यज्ञ कर रहे हैं। 3 जुलाई से 54 विभाग के संविदा कर्मचारी अपनी नियमितकरण मांगों को लेकर प्रदेश स्तर के हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल और आज जो सद्बुद्धि यज्ञ है ये प्रदेश सरकार को जगाने के लिए है कि आज हमारे संविदा कर्मचारी रिटायरमेंट होने के कागार पे हैं लेकिन नियमित नहीं हैं, तो उनको अपने जीवन अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए नियमितीकरण चाहिए, जिसके लिए आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर के तमाम सर्वदल जो विभाग के संविदा कर्मचारी हैं उपस्थित हुए हैं और आज कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करते हुए शीघ्र नियमितीकरण की घोषणा करे। लंबे समय से मांग की जा रही, कई बार आंदोलन भी हुए, उसके बावजूद मांग नहीं मानी जा रही। आगे छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बालोदा बाजार ने अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। नंद कुमार बघेल ने बताया कि वह पूर्व में भी 24 दिनों के हड़ताल पर बैठे थे और फिर शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद वे अपने काम पर वापस लौट गए थे, लेकिन उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार सरकार ने कोई विचार नहीं किया, जिसको लेकर वन कर्मचारियों में आक्रोश है। लोगों का 7 सूत्री मांग है और पूर्व में भी हम लोग 2022 मार्च में 24 दिन का हड़ताल किया था और शासन का आश्वासन में वापस लौट गए थे और हमारे मांग के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई चिंता नहीं है सरकार को, इसलिए पूरा वन विभाग में आक्रोश का माहौल है और इसी के चक्कर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं 7 सूत्री मांग के लिए। क्या क्या मांग है? इसमें अपना 2003 से 30-50 है जो हम लोग के कर्मचारियों से वसूली होती है वो प्रमुख मांग है और वेतन विसंगति का मांग है और 180 पद जो संविदा में लघु वन उपज में भर्ती ले रहा है वो मांग है और सेटअप पुनरीक्षण का मांग है और कोनी में वन विद्यालय वन पाल प्रशिक्षण केंद्र वाला मांग है और अपना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का मांग है। किसको ज्ञापन सौंपे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन दिया गया है, ठीक है करके आगे का जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? हम लोगों की मांग अगर 2 अगस्त तक पहले मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठेंगे। क्या नाम है आपका? नंद कुमार बघेल, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ, जिला शाखा बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में असर देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां दूरदराज ग्रामीण इलाकों से अस्पताल पहुंचे मरीजों को बिना इलाज करवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। मांगे पूरी न होने पर स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे पूरी करती है या फिर ऐसे ही मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अनंतिया क्या करवाने आए हैं? मैं इलाज करवाने आई हूँ। तो क्या हो रहा है? इलाज तो यहाँ जो सिस्टर लोग कोई है ही नहीं है, सब हड़ताल में गए हैं, बोल रहे हैं। तो कैसी परेशानी हो रहा है? तो परेशानी तो हो रहा है थोड़ा सा, सिस्टर लोग नहीं है तो कहाँ इलाज होगा। क्या बीमार हो गया? मेरे को टाइफाइड मलेरिया है। कैसे करेंगे? सिंगलिंग का मरीज हूँ। कैसे करेंगे? क्या करेंगे? मेरे को तो कोई पता नहीं चल रहा है, क्या करूँ मैं तो जैसे नहीं सकती हूँ। तो इधर उधर घूम रही, कुछ मिल रहा है कोई आदमी? तो मेरा साथी लोग हैं, ऐसे आ रहे हैं, घूम रही हूँ, यही है और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं, क्या लगता है डॉक्टर को इलाज करना चाहिए कुछ भी? अब भाई मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर लोग तो भाई का सिस्टर नहीं है तो कौन दवा से करेगा। सब तो सिस्टर लोग तो हड़ताल में है तो कौन दवा से करेगा। डॉक्टर लोग हैं? डॉक्टर तो नहीं है, शायद के आए हैं, नहीं दिखे हूँ डॉक्टर भी। ठीक। बल्ली यादव। क्या हो गया आपको? मेरे को रात से हाँ। मतलब एकदम मांसपेशी जा रहा है। हाँ। रात से सुबह लड़का से बोला कि जा रहे
घर कोई गांव में सहीता है ना, कोई सही का लोग बोला कि गोली ले आना, एक गोली लाया खाया मैं। तो इस लड़का को मैं बोला चल बेटा अस्पताल चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, कोई दवाई करवाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ आया 9 बजे यहाँ पहुँचा, 9 बजे पहुँचा तो मतलब ये लड़का ने पोछा कर रहा था, है ना। तो लड़का बोला बाबा कि अभी तो डॉक्टर नहीं आए हैं, लेकिन डॉक्टर आएंगे। तो मैं जोते 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 11 बज गया। तो क्या यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है अभी? नहीं सर, काहे नहीं हो रहा है? पता नहीं सर काहे नहीं हो रहा है, मैं कहाँ जानूंगा सर। मोरे कहाँ पे है? कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? कहाँ का है? मैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ का है? कमलेश्वरपुर। अच्छा, कमलेश्वरपुर है। तो किस तरह से परेशानी जा रहा है आप लोगों को? मेरे को सर यही परेशानी जा रहा है कि मैं सुबह से बैठे बैठे इलाज नहीं किए मेरा। इसके बाद लड़का को बोला चलो, पानी गिरने लगा, पानी गिरने लगा तो मैं लड़का को बोला कि चलो चलते हैं रामसेव के पास, तेज मेडिकल में गोली वोली ले। एक तरफ सरकार आंगनबाड़ी के सुधार के लिए लाखों रुपए लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा तस्वीरें बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बसेरा कला से सामने आई है। दादर बसेरा कला पारा में मौजूद आंगनबाड़ी की छत में पूरी तरह से दरारें पड़ चुकी है। छत से पानी टपक रहा है, लेकिन उसी छत के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हैं। बसेरा कला दादर आंगनबाड़ी केंद्र, वो एक पेड़ गिर जाने के कारण वो एक किनारे कुछ डैमेज हो गया है, तो उसको इंजीनियर को मैं भेजा भी था, उसके द्वारा बोला गया कि मरम्मत लायक नहीं है वो, तो इसलिए उसका प्रस्ताव भेज करके नया आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं, उतना दुर्घटना लायक स्थिति नहीं है वो, ये है कि थोड़ा बहुत सीपेज है, लेकिन सीपेज को बनवाया जाएगा। आपके द्वारा आज संज्ञान में मेरे को लाया गया है, तो उसका मरम्मत पंचायत को कह के करवा दिया जाए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शराब के नशे में बकरे की आंख खाने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम बागर सिंह है। बताया जा रहा है कि बागर सिंह और उसके साथ पार्टी करने के लिए बकरे का सिर लेकर आए थे और शराब के नशे में बागर सिंह ने बकरे की कच्ची आंख निगली। इसके बाद आंख उसके श्वास नली में फंसने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। बकरा का आंख खा के उनका डेथ हो गया। कैसे बकरा का आंख कैसे? कच्चा खा लिए वो। कैसे क्या 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 हुआ? मैं काट रहा था, काटने के बाद निकाल के बगल में रखा आँख को और उसका मस्तिष्क दिमाग को, फिर वो वहीं पास सोए थे, फिर उठ गए बाबू उसको कच्चा खाऊंगा करके, तो हाथ में लिए और मैं बोला भूंज भांज ले नहीं तो फंस जाएगा कहीं। दोस्त लोग का बकरा लाए थे खोपा से, तो वहीं भट्टी के पास गया रहा मैं। सूरजपुर कुछ काम से हम लोग आ रहे थे, हम लोग 3 जने थे और वही जो ख़त्म हो गए अंकल हो और मैं और एक जने और, तो वो आँख को ज़बरदस्ती वो खा गए। अच्छा, क्या नाम था उनका? बागर सिंह। उम्र क्या था उनका? 45 साल लगभग ना भाई। कौन से कहाँ के निवासी थे लोग? मदनपुर। कहाँ गए थे आप लोग सब लोग? सब लोग गांव से सूरजपुर आए थे। सूरजपुर कहाँ? बकरा कहाँ कटा था? बकरा खोपा से मुंडी लाए थे। खोपा से मुंडी लेके आए थे, कहाँ बना था? दारू भट्टी का जो बगल में वहीं पास। अच्छा, फिर जब फंस गया फिर आप लोग क्या किए बताइए? उसको मतलब वो उस समय तो बात कर रहे थे, वो फंसने के बाद भी बात कर रहे थे। बात करने के बाद वो हुचुक 3-4-5 बार से किए, तो उसको पानी पियोगे तो बोले नहीं पीऊँगा बोले। इसके बाद फिर मैं बोला आराम कर तो तू बन जाएगा, इसके पार फिर चलेंगे। तो बोल रहे थे कि अपने समधी यहाँ चलो मेरे को छोड़ देना। तो मैं बोला कि अरे कहाँ, वहाँ पी खाने के बाद कहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, अपना गांव चले जाएंगे। तो गांव कहाँ, वहीं। अब भाई वो देखते ताकते पानी उनी मान ली छींचते मारते यहाँ लाया हूँ। यहाँ कैसे लाए? बाइक से। उस समय डॉक्टर चंद्रिका सिंह ड्यूटी पे मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि ये जो मरीज आए हुए थे वो दरअसल कच्चा मांस खा रहे थे। तो उन्होंने जो बकरा था उसका आँख को भी खाने का
कोशिश किया। तो दरअसल संभावना है कि जो आँख था बकरे का। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।